अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक तरफ तो मुल्क भर में आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का अमल जारी है और दूसरी तरफ बनी गाला से अडयाला जेल तक गेम ऑन है। कौन है जो डील की कोशिशें कर रहा है, कौन ये कोशिशें करवा रहा है, पैगाम रसानी कौन कर रहा है, सुई कहाँ फंसी हुई है और अगर डील हो जाती है तो उसकी अलामत क्या होगी, ये सब कुछ इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले कुछ अहम खबरें जो आज के दिन की थी वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं जनाब। एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक आज़ादी मार्च किया था इस्लामाबाद के अंदर और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उस वक़्त जो पीटीआई का हिस्सा थे लोग, अब तो वो नहीं हैं। एक तो उनमें असद उमर साहब हैं और एक शहजाद वसीम साहब हैं। ये दोनों उस दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे से बरी कर दिए गए हैं जनाब आज। और फिर एक और ख़बर वो है अपना वो वड़गिया वाले शेर अफजल मरवत साहब। आपको पता है कि वो जब से अपने पिंडी वाले शेख रशीद अहमद साहब कुछ चुपके चुपके से हो गए, खामोश खामोश से हो गए हैं, तो उसके बाद मुल्क के सियासी मंजरनामे पर शेर अफजल मरवत ने वाह वाह रौनक लगा रखी है। रोज़ वो कोई ना कोई नया कट्टा खोलते हैं, कभी एक चीज़ बढ़ जाती है, कभी दूसरी बढ़ जाती है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। तो शेर अफजल मरवत साहब ने एक बयान जारी फरमाया था, बल्कि वो एक मीडिया से बात की थी उन्होंने, ऑन कैमरा उन्होंने बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि जो बैरिस्टर गोहर को हटाने का फ़ैसला किया था इमरान खान साहब ने कि चेयरमैन वो नहीं होंगे, उनकी जगह बैरिस्टर अली ज़फ़र होंगे। ये अलग बात है कि वो फिर आगे से होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जब ये फ़ैसला हुआ था तो उनसे तबसरा करने को कहा गया था, तो उन्होंने बैरिस्टर गौर के ख़िलाफ़ बयानबाज़ी की थी और कहा था कि जी उनकी परफॉर्मेंस से खान साहब मुतमईन नहीं थे और वो मुख्तलिफ़ हदायत पे प्रॉपर तरीके से अमल नहीं करा सकते थे। काफ़ी उन्होंने सख्त अल्फाज में ये बात की थी। मैं तो बड़े नर्म अल्फाज में बात कर रहा हूँ। तो फिर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि इस वक़्त आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, एक बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शेर अफजल मरवत साहब को एक शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया गया कि वो 2 दिन के अंदर-अंदर अपने इस बयानबाज़ी पर माफ़ी माँगे, वरना जनाब फिर आपके ख़िलाफ़ जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि जनाब फिर दोनों पार्टियों में राज़ीनामा हो गया जी। और ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे खबर मिली है। ये तो पहले आ गई थी हमारे पास जो शोकॉज़ नोटिस वाली है। तो अब ये पता चला है कि बैरिस्टर गौहर और जो है शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो उनका राज़ीनामा हो गया है। तो अब ये तवक्को की जा रही है कि वो शोकॉज़ नोटिस जो उनको दिया गया था वो वापस हो जाएगा। तीसरी खबर है जनाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया है। 28 फरवरी को ये इजलास होगा जिसमें जो एक प्रोसीजर है, एक तरीक़ाकार है कि पहले अरकान असम्बली का हलफ़ होगा और फिर उसके बाद वो इजलास मुलतवी हो जाएगा। उससे अगले दिन जब भी जो स्पीकर साहब होंगे, जो कि पिछले ही स्पीकर अभी तक चल रहे होते हैं जब तक नया स्पीकर नहीं मुंतखब होता, तो वो उसके बाद फिर वहाँ पे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और उसके बाद जो है वज़ीर आला का इंतखाब होगा। वज़ीर आला का ज़िक्र आ गया तो एक और भी हम ज़िक्र कर देते हैं। अब वज़ीर आला का इंतखाब तो देखें ना, इमरान खान साहब के इंतखाब की हमेशा दाद तो देनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, वो कप्तान को टीम बनानी आती है। तो एक टीम मेंबर उनका उस्मान बुज़दार था पंजाब में। वाह वाह पंजाब वालों ने वो सम्राट समेटे। तो फिर खान साहब की इस टीम सिलेक्शन की सलाहियत से सूबा खैबर पख्तूनख्वा क्यों महरूम रह जाए? अगर वो तीसरी दफ़ा उन्होंने खान साहब को मैंडेट दिया तो खान साहब को ने उनके मैंडेट का एहतराम तो करना ही है। तो खान साहब ने उनके मैंडेट का एहतराम करते हुए 9 मई के मरकज़ी मुलज़िम और बहुत सारे मुकदमात में मतलूब जो थे और उस वक़्त तक वो रूपोश भी थे, अभी उन्होंने अबूरी ज़मानत नहीं करवाई थी। अली अमीन गंडापुर, वो शहद वाली सरकार जो हैं, उनको उम्मीदवार अपना नामज़द किया। बल्कि हम उनको ये कह सकते हैं कि वो मुजवज़ा वज़ीर आला हैं केपीके के, और या मुजवज़ा कह दें या मुतवक्को वज़ीर आला कह दें। मुतवक्को तो नहीं, खैर अब तो इमरान खान ने तो उसको फ़ाइनल किया हुआ है, तो और किसी वजह से वो रह जाएँ तो रह जाएँ। उसके बाद फिर वो मंज़र आम पर आ गए गंडापुर साहब, और गंडापुर साहब ने जो है वो पहले तो एक इंतहाई मुतनाज़ा स्टेटमेंट कल जारी किया, जिसमें वो बैठ के फरमा रहे थे कि जनाब ये जितने जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, पुलिस अफ़सर हैं, सारे हम इन सब की ऐसी की तैसी कर देंगे। और दूसरी तरफ इन्हीं के एक और जो साथी हैं जो कि जेल में जब गए थे तो ऐसे जैसे मस्कीन सी शक्ल बना ली थी, वैसे वो बड़े चौड़े होके फिरते हैं, शहरियार अफरीदी साहब। तो उन्होंने भी कह दिया था कि डीपीओ, सीपीओ, आरपीओ जो भी हैं सारे अपनी अपनी बेल्टें टाइट कर लो, और जनाब सेक्रेटरी और कमिश्नर और डीसी और एसीओ तुम लोग भी अपने नारे टाइट कर लो। तो वो इंतकामी कार्रवाइयाँ जो उनका एक खासा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो वो बस जो
उनको मैंडेट मिला तो उन्होंने तड़ियाँ तुड़ियाँ लगानी शुरू कर दी। लेकिन आज जो है वो गंडापुर साहब जो हैं वो थोड़ा सा काफ़ी आगे बढ़ गए। एक ऑडियो वीडियो आई उनकी, जिसमें एक वो कम उम्र बच्चे के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं और वो बच्चा उनसे पूछता है, जी मौलाना फजल रहमान मौलाना मौलाना साहब के बारे में क्या करेंगे, और इशारा उनका मौलाना फजल रहमान की तरफ था। तो जिस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने ये फरमाया कि वो तो पागल है, उसको हम पागल खाने में बंद करेंगे, उसको हम जेल में बंद करेंगे, कुछ इस किस्म की उन्होंने बातें की। तो फिर मौलाना साहब भी अभी 2-3 दिन पहले तो बड़े खुश हो रहे थे कि पीटीआई वाला वफ़्द जो है वो उनकी चौखट पर आ गया था और मौलाना ने उनको गाजर का हलवा खिलाया था। तो ये गाजर का हलवा उनको अब सामने आ गया है कि एक तरफ तो वो पीटीआई वाले आगे मौलाना की मिन्नतें कर रहे हैं और दूसरी तरफ जनाब जो उनके मुजवज़ा वज़ीर आला हैं, उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया कि वो हुकूमत बनाते ही मौलाना साहब को जेल में डालेंगे। तो ये एक मौलाना साहब ऐसे कुछ दिनों से सोच रहे थे कि वो पीटीआई के साथ मिलके कोई मुहिम चलाएँ। तो वो मुहिम तो उन्होंने क्या चलानी है, उधर पीटीआई वालों ने बता दिया कि भाई साहब ये है मामला। तो ये गंडापुर साहब के हवाले से खबर थी। उससे अगली खबर जो है वो भी आपको दिए देते हैं और वो खबर है सदर पाकिस्तान के इंतखाब के लिए। ज़राए का कहना है कि जी सदर पाकिस्तान का इंतखाब जो है वो 9 मार्च को होगा और 9 मार्च तक जो है चारों सूबों की असम्बलियाँ भी मुकम्मल हो चुकी होंगी, सेनेट भी मुकम्मल हो चुका होगा। तो ये एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है सदर पाकिस्तान के इंतखाब की वो मुकम्मल हो चुका होगा। तो 9 मार्च को सदारती इंतखाब मुतवक्को है। जो डील हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके नतीजे में आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सदारती उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो इनका इत्तेहाद है हुक्मरान। बाकी अब जो दीगर फरीक हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वो तो पार्लियामेंट के अंदर तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले और दीगर पार्टियों वाले अब देखते हैं कि कौन सा उम्मीदवार सामने लाते हैं सदर के लिए। लेकिन आरिफ अलवी साहब बहरहाल उनका बिल आखिर उनका अब वक्त ख़त्म होने को है। उन्होंने पहले 5 साल अपनी सदारत को एंजॉय किया, उसके बाद चूँकि नया सदर बनाने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं था, तो वो फिर उनको कंटिन्यू करवाया गया। तो हम उनको वैसे कह देते थे कि वो डेली वेजेस वाले सदर पाकिस्तान है। तो वो डेली वेजेस वाले सदर पाकिस्तान के अब डेली वेजेस भी ख़त्म होने वाले हैं। वैसे उन्होंने अपनी पिछली तारीखों से तनख्वाह बढ़वा ली थी वो मुबैना तौर पर। तो ये एक ख़बर थी। फिर जनाब आज एक बड़ा जो अहम था सबसे मामला वो था पंजाब असम्बली का इजलास। और गुज़श्ता रोज़ जैसा कि आपके इल्म में है कि पंजाब असम्बली के अरकान ने हलफ उठा लिया था। हलफ से पहले एक हंगामा लड़ाई जैसे एक होती है वो असम्बली के अंदर वो हुई थी और आज इजलास में स्पीकर का इंतखाब होना था। स्पीकर के इंतखाब से पहले जो है वो काफ़ी मतनाज़ा वहाँ पे चीज़ें देखने में आई। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ओब्लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली, उन्होंने खासा शोर शराबा किया। शोर शराबा होना ईवान के अंदर कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर सवाल पैदा होता है कि अल्फाज क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो एक कोई उनके वो हाफिज़ फ़रद साहब थे गालिबन और उन्होंने मरीम नवाज़ के बारे में इंतहाई नाज़िबा वहाँ पे गुफ्तगू की और बड़ी गलत इस्तिलाहात इस्तेमाल की, जिस पर खासा हंगामा बरपा हुआ। लेकिन ये ऐसा होता है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर ऐसा हो तो उस पे मतलब मुझ समेत किसी को भी हैरत नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्ड उनका यही है। हम माजी में भी देखते रहे हैं, हम बतौर रिपोर्टर भी कवर करते रहे हैं जब स्टूडेंट थे, तब भी तो हम देखते थे कि जब कोई हुकूमत बनती थी और बाद में ठीक है एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, एक दूसरे के खिलाफ केस भी बनाते थे, लेकिन मतलब वो लड़ाई झगड़े का भी कोई लेवल होता था। ये हमने देखा कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं तो बेनज़ीर भुट्टो अगर अपोजिशन लीडर होती थी तो वो उनको मुबारकबाद पेश किया करती थी। अगर बेनज़ीर बनती थी तो नवाज शरीफ साहब मुबारकबाद पेश किया करते थे एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन ये रवायात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने से बाद पाकिस्तान के अंदर दम तोड़ गई और एक तरफा तौर पर ये रवायात चलाई जाती रही। जैसे जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म उनको मुबैना तौर पर जब बनवाया गया तो इसके बावजूद भी उन्होंने असम्बली के अंदर तकरीर की और शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर और ऑफ़र किया कि जी मिसाक की मईशत करें, मुल्क में मुआशी बड़ा मसला है, लेकिन वो तो गवारा नहीं था। इमरान खान साहब तो जितना सब वज़ीर आज़म रहे तो वो असम्बली में किसी से हाथ भी नहीं मिलाते थे और जहाँ पे अपोजिशन मौजूद हो तो उस इजलास में नहीं जाते थे। तो वही कुछ अब जो अब दोबारा इमरान खान की हमायत से जो लोग मैंडेट लेकर आए हैं वो वही रवैया इख्तियार किए हुए हैं और जब तक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी पार्टी मौजूद है तो लगता है ये रवायात भी हमें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, ये जो गलत किस्म की रवायात हैं नाज़ेबा अल्फाज वाली। तो ये बहरहाल एक ये मामला था। तो वो आज जो है उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन होना था
और ख़ासे हंगामा रही के बाद बिलाखिर स्पीकर का इलेक्शन हो गया और अब से कुछ देर कबल ये पता चला कि स्पीकर के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली के 327 अरकान ने अपना हक़ राय दही वोट का हक़ जो है वो इस्तेमाल किया। ये खुफिया बैलेट के ज़रिए होती है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। वज़ीर आला का और वज़ीर आज़म का जो इंतखाब होता है वो जो है वो ओपन इलेक्शन होता है। तो उस खुफिया राय दही के नतीजे में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे मलिक अहमद ख़ान साहब, वो 224 वोट लेकर जो है स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गई। यानी कि 327 में से 224 वोट उनको मिले और जो कि अच्छी खासी एक सेटिस्फैक्ट्री ग़ालिबन 186 की ज़रूरत होती है पंजाब असम्बली के अंदर सादा अक्सरियत के लिए, तो उनको 224 वोट मिले, जिससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि जो आने वाली हुकूमत है मरीम नवाज शरीफ की, वो उसको ऐवान की एक खासी अच्छी जो अक्सरियत है उसकी तायद हासिल होगी। इसके बाद हम आते हैं जनाब अपनी उस खबर की तरफ जो आपने थंबनेल में देखी, और वो ख़बर है कि बन्नी गाला से अडयाला तक गेम ऑन है। अच्छा जी, ये कुछ ख़बरें काफ़ी दिनों से मेरे भी इल्म में आ रही थी और हम कोशिश करते हैं कि हम कहीं न कहीं से उनकी कोई ना कोई तस्दीक हमें हो जाए, क्योंकि देखें हवाई ख़बरें छोड़ना बड़ा आसान काम होता है। आप सनसनी फैला दें, आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए थंबनेल में कुछ और हो, अंदर कुछ और है। ये आप देखते हैं हमारे अफ़सोसनाक एक ट्रेंड है यूट्यूब के अंदर व्यूज़ के चक्कर में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आप हमारे नाज़रीन हैं, जो न्यूज़ टू यू के रेगुलर नाज़रीन हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमने ख़बर की क्रेडिबिलिटी पे भी कभी समझौता नहीं किया, सनसनीखेज़ी से भी परहेज़ किया है और कभी थंबनेल के ज़रिए अपने व्यूअर्स को धोखा नहीं दिया। तो जनाब ये ख़बर ये है कि जी आपको याद होगा कि इमरान खान साहब माज़ी में भी मतलब मुसलसल जब से वो इक़्तिदार से निकाले गए थे अदम एतमाद के ज़रिए, पाकिस्तान की तारीख़ के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे जिनको आईनी तरीके से निकाला गया था। तो उसके बाद से वो मुसलसल कोशिशें करते रहे, कभी वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, कभी वो धमकियाँ देते हैं। जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे तब भी, उसके बाद आसिम मुनीर साहब थे तब भी, कभी आसिम मुनीर की दोनों तैनाती भी रुकवाने की कोशिशें की लेकिन वो नाकाम हुए। और उसके बाद जब आसिम मुनीर साहब सदर अलवी से मिलने गए अपनी नॉमिनेशन के बाद, जो कि एक रवायत है, तो वहाँ पर भी आरिफ अलवी साहब ने उनकी इमरान खान से बात करवाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा भाई मैं क्यों बात करूँ, मैं सियासतदानों से बात नहीं करता। और देखें आप, जनरल आसिम मुनीर अभी तक अपनी इस चीज़ पर कायम हैं कि ठीक है, एक हुकूमत होती है, वो एक डेकोरम होता है, एक तरीक़ाकार होता है इस मुल्क का सिस्टम जिससे चलता है कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म होगा, जो भी वज़ीर दिफ़ा होगा, उनके साथ तो उनका एक पेशा वराना राब्ता रहता है। लेकिन वही बंदा अगर नहीं होगा तो उसके साथ उनका कोई राब्ता नहीं होता, इसलिए कि वो प्रोफ़ेशनल लोग तो ऐसे ही करते हैं। तो आसिम मुनीर साहब जो है वो सियासी लोगों से तो नहीं मिलते, वो अभी इस चीज़ पर कायम हैं। और लेकिन इमरान खान साहब ने भरपूर कोशिशें की और बाद में भी मुसलसल कोशिशें करते रहे, कभी किसके ज़रिए, कभी किसके ज़रिए, यहाँ तक भी उन्होंने इस्तेमाल किया कि वो मतलब हमें आपको कहते हैं ना एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका। तो वो अब तो खैर वो खुद भी कई दफ़ा कह चुके हैं, मैं तो अमेरिका के बारे में मुझे गलतफ़हमी हो गई थी। तो वो बहरहाल अमेरिका से भी उन्होंने लॉबिस्ट यहाँ पर आए पाकिस्तान के अंदर, ज़ल्मे खलीलज़ाद भी आया, राबिन राफिल भी आए, उन्होंने हमारे ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें की और इमरान खान साहब के लिए से पेश की, इस्तदा की, लेकिन वो मुस्तरद कर दी कि उनका जी हमारा कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। तो बहरहाल अभी बीच में आपको पता है कुछ अर्सा पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब का नाम आया था सामने कि जी वो कोई पैचअप वैचअप कोई मुफाहमत को डील कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त वो कामयाब नहीं हुए थे। तो अब हमें सोर्सेज का ये कहना है कि जनाब वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब दोबारा से एक्टिवेट हो गए हैं और वो कुछ पैगाम रिसानी का काम वाम कर रहे हैं। और ये पैगाम रिसानी जो हो रही है, ये मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था बन्नी गाला से अडयाला जेल तक, ये जनाब इन 2 चैनल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो मैसेज है वो बुशरा बीबी तक पहुंचाया जाता है। फिर बुशरा बीबी की जब भी मुलाकात होती है इमरान खान से, जब वो पहले नहीं थी गिरफ़्तार, तो तब भी ऐसा वो करती थी, और जब वो गिरफ़्तार होगी तो उसके बाद जब वो अपने मुकदमात की पेशी के लिए उनको बन्नी गाला सब जेल से अडयाला जेल सेंट्रल में ले जाया जाता है, तो वहाँ पे जो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात होती है, मुकदमात के सिलसिले में तो हफ्ते में 3-4 रोज़ मुलाकात हो जाती है, तो वो फिर जो मैसेजिंग है वो सारी कन्वे करती हैं। अच्छा जी, अब ये तो हमने आपको बता दिया कि मुबैना तौर पे राब्ताकार कौन है और ज़रिया कौन है, वो ज़रिया बुशरा बीबी हैं। अच्छा, अब ये मामलात क्या हुआ और ये कहाँ तक चले? हमारे ज़राए का ये कहना है जी कि मुबैना तौर पर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनके मुकदमात को ख़त्म किया जाए।
जबकि दूसरी तरफ से इस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा और इस हद तक ज़राए के मुताबिक ये दरोग बरगर्दन रावी मुबैना तौर पे इस हद तक ये ज़रूर कहा गया कि जी ठीक है, अगर कोई नरमी चाहते हैं इमरान खान साहब तो वो कैद के बीच में उनके साथ की जा सकती है, लेकिन मुकदमात का खात्मे वाला काम नहीं हो सकता। वो जो उनका अपना तरीक़ाकार है अदालतों का, उसके मुताबिक ही वो चलेंगे। तो वो नरमी उनको क्या ऑफ़र की जा सकती है? ज़राए का ये कहना है कि उनको ये नरमी ऑफ़र की जा सकती है या की गई है कि आपको हम चलें ये रियायत दे देते हैं कि आप अडयाला जेल के बजाय आप बनी गाला ऑलरेडी सब जेल करा दी थी है, बुशा बीबी वही हैं, तो इमरान खान को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि ये यहाँ पर भी सुई फंसी हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे क्लीन चिट चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो मुकदमात हैं वो ख़त्म हों, वो कैदों से रिहा हों, जिनमें सज़ाएँ होंगी वो भी ख़त्म हो, जिनमें नहीं हुई वो भी हों, और इमरान खान साहब जो है वो क्लीन चिट लेकर बाहर आएँ और बाहर आके दोबारा सियासत करें, जो फ़िलहाल हमारे ज़राए के मुताबिक मुमकिन नहीं है। एक तो जिन केसेस में उनको सज़ा हो चुकी है वो अदालतों के अंदर हैं, दूसरा जो बहुत सारे मुकदमात उनके ऊपर और भी हैं जिनमें 9 मई वाले भी मुकदमात हैं। तो 9 मई वाले मामलात पर अभी तक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी किस्म की नरमी दिखाने का अंदिया नहीं दिया गया है। लेकिन चलें, अगर हम एक मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जितनी उनके साथ डील होती है कि ठीक है जी, मुकदमे जाने तो आप जाने या अदालतें जाने, इसमें एस्टेब्लिशमेंट नहीं आएगी, लेकिन चलें एक कैद के दौरान थोड़ी-सी सहूलत अगर उनको मिल जाए और वो अडयाला से बनी गाला शिफ्ट हो जाएँ, तो फिर पता कैसे चलेगा कि जनाब डील हो गई है? ये भी तो कोई मतलब हमारे पास भी तो कोई फ़ार्मूला होना चाहिए ना। एक तो चलें मुख़बर-शुख़बर को ज़राए-शराए को ये बात चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन फिर अगर हम एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात मुझे बताई गई, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे ये बताया गया कि जनाब बहुत सारे लोग हैं इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी, जो इमरान खान के लिए मतलब सोशल मीडिया के ऊपर बड़े एक्टिव हैं, बड़े सरगर्म हैं। तो उन्होंने कहा कि जी एक बंदा, वो जिस दिन उसका अकाउंट खामोश हो जाएगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा या खामोश हो जाएगा, वहाँ से ट्वीट्स आनी बंद हो जाएंगी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के सियासतदानों के ख़िलाफ़, तो आप समझ लें कि जनाब खान साहब की डील तय पा गई है। हमने कहा अच्छा जी, वो कौन सी निशानी है? अब हमारे सर में बहुत सारे लोग नाम आते हैं जनाब, पीटीआई के बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, जो 9 मई के मफरूर भी एक्टिव हैं, ये अमाद अज़हर वगैरह। अब बैरून मुल्क तो वो शाहीन साहबाई भी हैं, वो आदिल राजा भी है, हैदर मेहदी भी है, बहुत सारे लोग हैं, और वो जो साबिर शाकर हैं, जो मुईद पीरज़ादा हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, तो उन्होंने कहा ये एक बंदा मार्क कर लें, जब उसकी ट्वीट्स आपको खामोश, उसका ट्विटर अकाउंट आपको, ट्विटर हैंडलर जो है जिसको आजकल एक्स कहते हैं, वो आपको खामोश होता नज़र आया, तो फिर आप समझ जाएँ कि डील हो गई है। और फिर वो जो भी डील होगी वो आपके सामने आ जाएगी, और वो है जनाब गुलकार सलमान अहमद। ये बताया गया कि जी सलमान अहमद का ट्विटर हैंडलर जब सुकून का साँस लेगा तो आप समझ लें कि डील होगी, और अगर उसका सुकून का साँस नहीं लेता तो इसका मतलब है कि कोई डील नहीं हुई। तो बहरहाल हमारे पास जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जी मुकदमात पे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी किस्म की कोई डील हो सके, और ना ही इमरान खान साहब जैसे माजी की तरह चाहते हैं वो पुराना दौर वापस आ जाए, वही सुबह हों, वही शामें हों, और उसी तरह जनाब उनको हमारी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को गोद में लेके फिरे, इनको हुकूमतें बनवा के दे, इनको इलेक्शन जिता के दे, इनके मुखालफिन को ज़ेर दफ़तुन मुन बेवजह सारी जेलों में डाल दिया जाए, और ख़ान साहब जो हैं वो मौजें मारते फिरें और जनाब वो बड़कें लगाते फिरें। तो भाईजान ऐसी कोई गल नहीं है। बात अगर है तो सिर्फ इतनी है कि मुमकिन है खान साहब को थोड़ी-सी रियायत दे दी जाए। अच्छा जी, मरियम नवाज़ शरीफ की हुकूमत की पहली तरजीहात क्या हैं? और जेल के अंदर से एक बहुत दिलचस्प खबर भी है, लेकिन वो इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, इससे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। उसके अलावा भी कुछ आम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।